नमस्कार, शुभ संध्या, जय हिंद, जय भारत। एक बार फिर वैभवी हाजिर है किरदार जिंदगी के साथ और आज एक खास किरदार के साथ रूबरू हूँ। हर बुधवार को मैं एक वादा करके जाती हूँ कि अगली बार एक नए किरदार के साथ आऊंगी, एक नई शख्सियत के साथ आऊंगी और उनसे हम बहुत सारी बातें करेंगे। आज 192 एपिसोड के साथ मैं आप सभी के समक्ष हूँ और आज एक खास किरदार और मुझे लगता है खास नहीं, बहुत खास कह सकते हैं। दोस्तों, आपने धुरंधर फिल्म देखी होगी। तो धुरंधर फिल्म में एक किरदार है अब्दुल भुट्टोवी। याद आया कुछ? याद आ जाएगा जब आप उनसे मिलेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि वैभवी कहाँ से ऐसे ऐसे किरदार ढूंढ कर ले आती है। तो ये आपका प्यार है, आपका दुलार है, जिसकी वजह से मैं एक से बढ़कर एक किरदारों से आपको मिलवाती हूँ। और आप सब भी बहुत चाव से हमारे कार्यक्रम को देखते हैं। बहुत लोकप्रिय आपने बनाया इस कार्यक्रम को, तो मैं तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करती हूँ। बहुत-बहुत आप सभी का अभिनंदन करती हूँ और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि उस किरदार का नाम है आदरणीय संजय मेहता जी। और संजय मेहता जी 45 वर्षों से लगातार थिएटर से जुड़े हुए हैं और कहते हैं ना कि कुछ लोग शिद्दत से कोई कार्य करते हैं, शिद्दत से किसी काम में जुटे रहते हैं, तो ये शिद्दत का ही नतीजा है। बहुत सारे फ़िल्मों में उन्होंने काम किया है, लेकिन अभी ये धुरंधर जो बहुत ज़्यादा धुरंधरगिरी चल रही है, हर थिएटर में और हर जो धुरंधर और धुरंधर के बाद जो दूसरा उसका पार्ट आया था, उसमें भी। तो इस तरह के किरदार जब हम लेकर आते हैं तो हम उनके संघर्षों के बारे में बात करते हैं, क्योंकि एक दिन में कोई जो किरदार है वो लोकप्रिय नहीं बन जाता, उसे बहुत कड़ी मेहनत की ज़रूरत पड़ती है। तो सोचिए कि 45 वर्षों से थिएटर से जुड़े हैं और आप भोपाल से हमारे साथ इस वक़्त जुड़े हुए हैं। भोपाल से आए हैं और साथ ही बहुत सारे अनुभवों को हमसे साझा करने आए हैं। आप भारत भवन भोपाल के रंगमंडल में 17 वर्षों तक अभिनेता के रूप में आपने मुख्य अभिनेता के रूप में कार्य किया है। अब आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनका जो व्यक्तित्व है वो कितना बड़ा है। रंगमंडल भारत भवन भोपाल में चीफ ऑफ रिपोर्टरी के रूप में भी आप कार्यरत रहे हैं और आपको फेलोशिप भी प्राप्त है संस्कृति विभाग भारत सरकार नई दिल्ली से। 2 वर्षीय जूनियर फेलोशिप एकल कहानी प्रस्तुति के लिए और संस्कृति विभाग भारत सरकार नई दिल्ली से 2 वर्ष के लिए भी आपको फेलोशिप प्राप्त है। बहुत सारे नाटकों का निर्देशन आपने किया है, बहुत सारे जो डायरेक्टर्स रहे हैं, उनके साथ भी आपने कार्य किया है और एक व्यक्ति के अंदर जिजीविषा होती है कि हर उम्र में हम आगे रहें और उम्र तो बस नंबर है। आपकी जिजीविषा है वही आपको जीवित रखती है। बहुत सारे कार्य किए हैं और सबसे अच्छी बात ये है मेरे लिए भी और आप सबके लिए, आप कवि भी हैं। जी हाँ, तो कवि आज हम उनकी कविता का भी लुत्फ़ उठा सकते हैं और कई पुरस्कारों से आप सम्मानित हैं। राष्ट्रीय नाट्य पुरस्कार, सफदर हाशमी पुरस्कार आपको प्राप्त है, जो उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी द्वारा दिया जाता है और आपको इफ्तिखार मेमोरियल सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्राप्त है। सुरेश चंद्र शुक्ल सम्मान आपको प्राप्त है, जो भोपाल से दिया जाता है और वाग्धारा सम्मान आपको प्राप्त है, हरि कृष्ण प्रेमी सम्मान आपको प्राप्त है, नाट्य शिखर सम्मान आपको प्राप्त है और नाटक मरघटा खुला है के लिए हरि कृष्ण प्रेमी सम्मान मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के द्वारा आपको प्राप्त है। भारत भवन भोपाल की वीकेंड थिएटर कमेटी के आप सदस्य हैं। भारत सरकार की प्रोडक्शन एवं फेस्टिवल ग्रांट कमेटी के भी आप सदस्य हैं। बहुत कुछ आपने अपने जीवन में किया है और उन्हीं संघर्षों से आज हम कुछ सीखेंगे। आपसे बात करते हैं, आपको हम रूबरू बुलाते हैं और हम आपका अभिनंदन करते हैं पूरी टीम की ओर से। हमारे साथ बहुत सारे दर्शक श्रोता जुड़ गए हैं, सभी का अभिवादन करती हूँ। सबसे पहले डॉक्टर पुष्पलता तनेजा जी हमारे साथ जुड़ी हैं, जो कि केंद्रीय हिंदी निदेशालय में निदेशक के पद पर रही हैं
और आपका दुलार, प्यार, आशीर्वाद हमेशा हमें मिलता रहता है। बहुत-बहुत अभिनंदन। हमारे साथ जावेद अब्बासी साहब जुड़े हैं, बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। दिलराम भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत-बहुत स्वागत। और अब बिना किसी विलंब के मैं उस शख्सियत से आपको मिलवाती हूँ जो आज की किरदार बनकर जिन्होंने हमें इज्जत से नवाजा है, तो हम उनका स्वागत करते हैं। सर, बहुत-बहुत आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, बहुत अभिनंदन और हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बुलाया, और जो भी लोग इस कार्यक्रम को ऑनलाइन देख रहे होंगे उनसे एक बातचीत करने का मौका भी आपने मुझे दिया, तो इसके लिए आप भी धन्यवाद की पात्र हैं। थैंक यू सो मच। जी, बहुत-बहुत अभिनंदन है सर आपका और हमारे साथ धीरे-धीरे दर्शक और जुड़ेंगे क्योंकि 7 बज गए हैं और 7 बजने का सभी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि बुधवार को वैभवी किसे लेकर आ रही है। तो सर आपका बहुत बड़ा परिचय है, धीरे-धीरे मैं दर्शकों को और भी बहुत कुछ बताऊँगी, कितने सारे नाटक आपने लिखे हैं और कितने सारे नाटकों का आपने मंचन किया। और एक और जो परिचय आपका है उसमें ये भी है कि आप ज्योतिषाचार्य भी हैं, ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं, तो ये भी एक परिचय है, तमाम दर्शकों को मैं बता दूं। लेकिन जब भी हम कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं तो हम चाहते हैं कि जो किरदार हमसे जुड़े हैं वो अपने परिवार के बारे में हमें बताएं। तो मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि आप थोड़ा सा संक्षेप में अपने परिवार के बारे में बताएं, आपकी अपनी जमीनी जो पृष्ठभूमि रही है वो कहाँ से है और आपके भाई-बहन, माता-पिता, क्योंकि मेरा ये मानना है सर कि जो किताबों में है, वो आपका व्यक्तिगत परिचय है, पारिवारिक परिचय कहीं नहीं होता। तो आप हमारे दर्शकों को बताएँ। स्वागत। देखिए, मूल रूप से तो मैं एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ, और जो सिरोंज यहाँ पर है, डिस्ट्रिक्ट विदिशा है मध्य प्रदेश में। सिरोंज वहाँ की एक तहसील है, और हमारे जो दादा थे जिनका नाम था गोविंद राम शास्त्री, वो सिरोंज के बड़े प्रकांड ज्योतिषाचार्य पंडित थे। तो वहां से एक तरह से शुरुआत होती है, और हमारे परिवार में संत परंपरा भी रही है, तो हर तीसरी पीढ़ी में एक संत होता है। और अभी की जो फिलहाल की बात है कि मेरे पिता जो अब है नहीं इस दुनिया में, चंद्रशेखर मेहता जी थे, नाम था उनका, और माता जी अभी जीवित है। पत्नी सुधा मेहता है, और वो यहाँ पर जो भोपाल में एक सेंट्रल गवर्नमेंट का NITTR इंस्टीट्यूट है, उसमें आर्टिस्ट मल्टीमीडिया की पोस्ट पर है। 2 बेटे थे, उनमें से एक बड़ा बेटा जो सुजय मेहता जिसका नाम था, वो अब इस दुनिया में नहीं है, क्योंकि ही वाज सफरिंग फ्रॉम मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, तो वो अब दुनिया में है नहीं। 25 साल की उम्र तक रहा और फिर हमें छोड़कर चला गया। एक बेटा है आयुष मेहता, वो ही इज स्टिल वर्किंग, अभी एक ऑनलाइन जॉब कर रहा है। तो ये एक छोटा सा परिवार का परिचय है। और जो पृष्ठभूमि की बात आपने की थी, तो वो मैंने बता ही दिया कि ब्राह्मण परिवार से आया, और उसके बाद फिर जैसे जैसे काम करते रहे, आगे बढ़ते रहे, तो वो कहते हैं ना कि आपको डेस्टिनी जिस तरफ ले जाना चाहती है वो ले जाती है। तो हम डेस्टिनी को भी मानते हैं, और किस्मत भी जो है वो कहाँ ले जाती है आपको, वो एक रास्ता भी देती है और आपको उस तरफ ले भी जाती है। तो ये आपके आज आपके समक्ष है, आज एक नियति आपके सामने ले आई है, किस्मत आपके सामने ले आई है। जी, बिल्कुल सही कहा सर आपने, जो किस्मत होती है, जो ईश्वर हमेशा सबकी नियति तय करके रखते हैं, किसे किस दिन कहाँ जाना है। और हम हमेशा ये चीज़ सोचते रहते हैं कि मेरे साथ ये बुरा हो गया या हमेशा ऐसा क्यों होता है? वो हर चीज़ जो ईश्वर निर्धारित करता है और हम ईश्वर की ही संतान हैं और आज आपसे बात करना भी वो निर्धारित था। और कई बार सर ऐसा होता है कि हमारा प्रोग्राम कनेक्ट होकर भी कनेक्ट नहीं हो पाता। कई बार ऐसा होता है कि हम प्रोग्राम नहीं कर पाते, तो वो भी ईश्वर की ही कहीं न कहीं मर्ज़ी रहती है और हम सब उनके
अधीन है, लेकिन हम ये चीज़ मानते नहीं हैं और अपनी किस्मत को दोष देते हैं। तो बिल्कुल सही कहा आपने, नियति तय करती है हमें कहाँ जाना है। सौभाग्य है हमारा, आपसे मुलाकात हुई, आपसे बातचीत हो रही है। हमारे साथ दुर्गा नागले जी जुड़ गई हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूँ दुर्गा जी, आपका बहुत स्वागत है। हमारे साथ प्रवीण कुमार चौहान जी जुड़ गए हैं, बहुत-बहुत स्वागत, अभिनंदन। आप सभी से गुज़ारिश करती हूँ कि कार्यक्रम से बने रहें और एक बार फिर मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि संजय मेहता जी एक वो शख्सियत हैं जिन्होंने 45 वर्षों तक थिएटर में काम किया है और अभी हाल फिलहाल आपने धुरंधर फिल्म देखी होगी, उसमें अब्दुल भुट्टोवी का जो किरदार निभाया है वो संजय जी ने निभाया है। तो सर, मैं फिर से आपका पूरी टीम की ओर से स्वागत करती हूँ और हमारे पटल के, हमारी संस्था के जो मुख्य सलाहकार हैं आदरणीय सुरेंद्र शर्मा सागर जी जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो सर, जैसा कि इतने साल हो गए थिएटर करते हुए और जी। कोई भी मुझे लगता है कि एक दिन में तो कोई ना तो करोड़पति बनता है, एक दिन में ना कोई कलाकार बनता है। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मेहनत करके आप आगे बढ़ते हैं। तो मैं हमारे दर्शकों की ओर से जानना चाहती हूँ कि थिएटर ही क्यों चुना आपने? और थिएटर कब से मतलब लगाव जो हुआ आपको थिएटर से, वो कब से हुआ और कैसे हुआ? नहीं, थिएटर थिएटर मैंने नहीं चुना, दरअसल थिएटर ने मुझे चुना है, मैं ऐसा क्या कहना बात है! चाहूंगा। क्या बात है सर! क्या बात है! क्योंकि मुझे लगता है जब मैं पढ़ रहा था तो मेरी तो इच्छा थी कि मैं आर्मी में चला जाऊं या क्रिमिनोलॉजी का कोर्स करके सीबीआई ज्वाइन करूं या सीआईडी में चला जाऊं। तो ये सब मेरी इच्छाएं थी। लेकिन धीरे धीरे कहते हैं ना कि जब आपकी जो एक, फिर हम वही बात करते हैं, नियति की जो होती है मामला, वो आपको कहाँ ले जाएगा वो आपके हाथ में नहीं होता है। और इसलिए एस्ट्रोलॉजी की भी जो मैं बात करता हूँ वो इसलिए करता हूँ कि ग्रह आपको कहाँ ले जाएंगे आपको नहीं पता होता। तो एक समय तक आप एक धारा में चलते हैं, उसके बाद जब धारा बदलनी शुरू होती है तो पढ़ाई करते करते कई बार ये होता है कि देखिए आजकल स्कूल कॉलेजेस में कल्चरल एक्टिविटीज होती हैं तो वो सभी करते हैं, लेकिन एक जो उसका रुझान पैदा होना या उसके प्रति गंभीरता की जो बात है वो आपको कहीं ना कहीं वो अंदर से आती है और वो एक समय बाद आती है, एकदम जल्दी नहीं आती। तो जब मैं पढ़ रहा था तो पढ़ते पढ़ते फिर मुझे उज्जैन जाना पड़ा पढ़ाई के लिए और वहां से मुझे लगा कि अब शायद मैं यहाँ पर नाटक में जा सकता हूँ। तो वहां से एक शुरुआत उज्जैन से हुई। एक मध्य प्रदेश नाटक लोक कला एकेडमी थी, उसमें मैंने एक साल का ड्रामा कोर्स किया, डिप्लोमा इन ड्रामाटर्जी। और वहीं से मैंने कथक को जाना और एक साल का कथक अंकुर का कोर्स था वो भी किया। तो इस तरह से नाटक की शुरुआत हुई मेरी। तो उसके पहले कभी नहीं था कि मैं नाटक करूंगा। मैंने आपको बताया ना कि मैं आर्मी में जाना चाहता था या किसी क्रिमिनोलॉजी में जाना चाहता था, पढ़ के कुछ और करना चाहता था। पर प्रभु, यह कहना चाहिए ना कि आपको कौन चुनेगा। तो वो धीरे 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 थिएटर वहां से करता रहा। फिर मैंने भारत वन में अप्लाई किया तो वहां जो रंगमंडल था, तो ये बात है 1985 की। तो 1985 में परम आदरणीय श्री बीवी कारंची वहाँ के निदेशक थे, जिनका बड़ा नाम है। अगर हम थिएटर म्यूजिक में भी बात करेंगे तो बीवी कारंची का बहुत बड़ा नाम है। उन्होंने कई फिल्में भी बनाई हैं और राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के निदेशक भी रहे हैं। और भारत भवन में जो रंगमंडल की स्थापना की थी, ये जिसकी शुरुआत की थी, वो श्री बाबा कारंत जी के द्वारा ही हुई थी। तो उस समय 1985 में मैंने इंटरव्यू दिया और मेरा सिलेक्शन हो गया। और वो सिलेक्शन होने के बाद लगभग सन 2000 तक मैंने वहीं पर बतौर अभिनेता काम किया। और उसी 17 सालों में, जिसको कहते हैं ना कि हम थिएटर की पढ़ाई या जो अनुभव थे वो सारे के सारे रंगमंडल भारत भवन में ही हुए। पढ़ा भी बहुत, और सिर्फ थिएटर के बारे में नहीं पढ़ा, साहित्य में भी अगर हम बात करें तो कविता, कहानी, उपन्यास, गद्य, निबंध, वो सब वहीं पढ़ा। और बहुत सारे लोगों से इंटरेक्शन हुआ। उस समय जो संगीत की जो बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज थी, चाहे वो कुमार गंधर्व साहब हों, भीमसेन जोशी हों, और नृत्य में भी ऐसे ही बड़े लोग, तो उन सबके परफॉर्मेंस भी देखते थे क्योंकि भारत में इन सब लोगों के परफॉर्मेंस होते थे। तो एक तरह से, और फिर जो देश और विदेश के जो विभिन्न डायरेक्टर थे जो काम कर रहे थे थिएटर में, उन सबके साथ भी एक बहुत लंबा इंटरेक्शन, जिसको कहना चाहिए 17 साल का इंटरेक्शन हुआ। और उसके कारण जो थिएटर के प्रति एक समझ पैदा हुई। और
जीवन के प्रति भी कहीं ना कहीं कहना चाहिए समझ पैदा हुई, क्योंकि मुझे लगता है कि थिएटर कहीं ना कहीं जीवन के प्रति भी समझ पैदा करता है। तो वो सब एक कहना चाहिए ना कि एक लंबा समय है, 17 साल में मैं थिएटर के लिए बना। और मुझे लगता है, इसलिए हर मैं कहता हूँ कि मैंने थिएटर को नहीं चुना, थिएटर ने, रंगमंच ने मुझे चुना। ये बहुत अच्छी बात सर अतिशयोक्ति भी आपने हो कही। सकती है। जी, बिल्कुल नहीं, बहुत अतिशयोक्ति नहीं है। बहुत अच्छी बात आपने कही कि आपको थिएटर ने चुना। देखिए ये सच में वही बात आती है, नियति वाली बात आती है कि नियति कहाँ आपको लेके जाना चाहती है। आदरणीय प्रदीप गौतम सर हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूँ और बहुत शुक्रगुज़ार हूँ पूरी टीम की ओर से कि आपने इतने अच्छे कलाकार और इतने अच्छे किरदार से हमारी मुलाकात करवाई। बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। और अ, सर मैंने देखा है कि जितने भी कलाकार थिएटर से जुड़े हुए हैं, रंगमंच से जुड़े हुए हैं और जिन्होंने बहुत समय तक थिएटर को समय दिया और मंझे हुए कलाकार बने आगे चलकर। तो इसमें कितनी सच्चाई आपको लगती है कि थिएटर से जुड़ना या जो कि आजकल की जो पीढ़ी है, जो चाहती है कि अ, कलाकार हम बन जाएँ, हम अभिनेता बन जाएँ, अभिनेत्री बन जाएँ और बड़े लेवल पे पहुँचे, तो क्या आप सलाह देंगे कि थिएटर से जुड़ो? तो देखिए, अगर हम अपने नाटक की बात करें और जो भारतीय संदर्भों में बात करें, तो हमारा जो नाट्य शास्त्र है वो 4 वेदों से लेकर कुछ ना कुछ लेकर, जैसे कहते हैं ना, सामवेद से गीत लिए, ऋग्वेद से पाठ लिया, यजुर्वेद से अभिनय लिया, अथर्ववेद से रस लेकर पंचम वेद की रचना की उन्होंने। और पंचम वेद की रचना मूलतः इसलिए हुई क्योंकि जब ये कहा गया कि वेद तो है, तो जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो समृद्ध लोग हैं, उनको ज्ञान की, आनंद की प्राप्ति तो हो जाएगी, लेकिन वो ऐसे कुछ भी लोग होते हैं जो थोड़ा सा बुद्धि से कमजोर होते हैं या जो समृद्ध नहीं, तो उनके लिए क्या होगा, तो इसलिए पंचम वेद की रचना की गई। तो जिससे कि वो देख कर उसको उसका आनंद ले सके, आनंद के साथ साथ जीवन को भी एक कैसे जिए इसका भी कहीं ना कहीं उनको रास्ता मिले। तो मुझे लगता है कि ये हमारी जो सनातन परंपरा है नाट्य शास्त्र की, वो उसमें सब कुछ निहित है। और इसीलिए नाटक में कुछ भी निषिद्ध नहीं कहा गया, इसलिए इसको एक बार और ये भी कहते हैं कि ये कंपोजिट आर्ट है। कंपोजिट आर्ट का अर्थ ये हो कि हर जगह से कुछ ना कुछ इसमें आता है। तो जैसे संगीत वाला है तो फिर सिर्फ संगीत सीखता है ना, नृत्य वाला है तो सिर्फ नृत्य सीखता है। लेकिन जो नाटक वाला होता है उसको हर चीज सीखना पड़ती है। उसको म्यूजिक भी सीखना पड़ेगा, उसको डांस भी सीखना पड़ेगा या उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए, साहित्य की जानकारी भी उसके पास होना चाहिए, साहित्य में उसकी रुचि भी होना चाहिए। फिर कोई भी क्षेत्र, क्योंकि जब हम चरित्र करने जाते हैं तो हमको बहुत डिफरेंट डिफरेंट चरित्र करने पड़ते हैं। तो कई बार आपको ऐसे चरित्र करने पड़ते हैं कि हो सकता है आप उसके बारे में ना जानते हो, लेकिन उसके लिए आपको रिसर्च करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। तो कुछ भी नाटक में कुछ भी निषिद्ध नहीं है, हर जगह से लिया जा सकता है। तो इस कारण से मुझे लगता है कि नाटक में काम कर रहे जो लोग होते हैं वो समृद्ध इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उसको उनको मेहनत करना पड़ती है, और जो नहीं होगा तो वो तो दिखेगा भी, क्योंकि आपको बिना इस सब के गुजारे बिना आप रंगमंच में सरवाइव नहीं कर सकते। उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ना लिखना पड़ेगा, और तभी शायद आपकी एक दृष्टि भी बनना शुरू होगी। क्योंकि पढ़ने लिखने से, सब कुछ करने से कुछ नहीं होता, उसके बाद एक दृष्टि का बनना बहुत जरूरी है कि आप चीजों को कैसे देखते हैं। इस दृष्टि का विकास जो है, जो आपकी पढ़ाई है, जो आपके आसपास का एनवायरनमेंट है, जो जिनके साथ आपने शिक्षा ग्रहण की है, जिनके साथ आपने इंटरेक्ट किया है, उन सब पर निर्भर करता है और फिर आपके अंदर वो जिजीविषा है कि नहीं। इसलिए एक आत्ममंथन भी बहुत जरूरी है, तो जिससे आपकी एक दृष्टि का निर्माण होता है और सही अर्थों में तब आप कोई भी काम करना शुरू करते हैं। कुछ समय तो जीवन का जो होता है बड़ा फ्लूक में चलता है कि तब कुछ पता नहीं होता, कर रहे होते हैं। लेकिन एक जी। समय बाद जब दृष्टि आती है तब ये तय होता है कि हमें क्या करना है या क्या कहना है। जैसे कबीरदास जी का एक बड़ा सुंदर दोहा है, वो कहते हैं कि कबीरा जब हम गावते तब जाना गुरु नाही, अब गुरु दिल में देखिया गावन को कछु नाही। तो ये जो दृष्टि है, तो ये कबीर को एक अनुभव के बाद आई कि कबीर कह रहे हैं कि हम जब बहुत बातें करते थे, बहुत कहते फिरते थे, लोगों को बड़ा समझाइश देते थे, तब हमको समझ में आया कि गुरु नहीं था।
आज जब हमने गुरु दिल में आ गया है, हमारे अंतर्मन में आ गया है, तो अब कहने के लिए कुछ नहीं बचा है, तो एनलाइटेड हो गए। ये जो अनुभव है, ये लगातार काम करने, लगातार चिंतन करने, मनन करने से ही आता है। जी। जी, बिल्कुल सही कहा सर। सर अमूमन कितना समय देना पड़ता है अगर किसी व्यक्ति को कलाकार बनना है? मतलब एक एक टाइम ऑफ पीरियड होता है कि 2 साल, 4 साल आप लग के काम कीजिए, थिएटर में नाटक वगैरह करिए तो अ, एक या फीलिंग जो आती है अंदर या कोई व्यक्ति ऐसा भी होता है कि वो जन्मजात कलाकार होता है, तो वो तो ऑप्शनल है ना? तो जी। आपके हिसाब से कितनी मेहनत करनी चाहिए, कितने वर्ष का अनुभव होना चाहिए एक बेहतरीन किरदार बनने के लिए, एक बेहतरीन कलाकार बनने के लिए? क्या लगता है आपको? देखिए, इसमें समय की तो कोई भी सीमा है ही नहीं। समय तो कुछ भी नहीं है। ये है कि जो बेसिक लर्निंग आपकी होती है वो 2 3 4 साल 5 साल में हो जाती है। लेकिन वो 5 साल बड़ा नाकाफी है। मैंने कहा ना कि दृष्टि जब तक आपकी निर्माण नहीं होगी, आपका जब तक चिंतन उस दिशा में नहीं होगा, तब तक उन चीजों का कोई अर्थ नहीं होता। कि अब जैसे हम कहें कि एक अच्छा कवि बनने की क्या समय सीमा होगी, तो कवि तो, जैसे हमारे यहाँ कबीर की हम बात करें, तो कबीर निरंतर प्रोग्रेस करते हैं और पूरे जीवन भर सीखते रहते हैं। तो वैसे ही रंगमंच का भी जो मामला है, वो जीवन भर सीखते रहने का मामला है। वो 3 या 4 साल में कंप्लीट नहीं होता। 3 या 4 साल में तो आप बेसिक उसमें एंटर करते हैं, और वो एंटर करने के बाद आपको समझ में आता है कि अब आपको आगे क्या करना है। तो वो 4 या 5 साल या थिएटर में जाना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि वो अब उसके लिए है कि 5 साल आप बेसिक जो टेक्निकलिटीज होती हैं उनको जानते हैं आप, पर उसमें रचना और बसना, उसके लिए आपको पूर्ण समर्पण की जरूरत होती है, और अपने आप को कहीं ना कहीं मिटाने की भी जरूरत होती है। क्योंकि मुझे कवि की लाइन बड़ी आ जाती है याद। तो वो कहते हैं कि जो बचेगा वो कैसे रचेगा। तो रचने के लिए आपको मेल्ट होना बहुत जरूरी है, तभी हो पाता है। तो वो पूरी जिंदगी का काम है, वो कोई समय सीमा नहीं है उसकी कोई भी। ये बात वही हो गई कि मेहंदी को जितना हम पीसेंगे, मेहंदी उतना ही बिल्कुल। रंग लेकर आएगी। तो बात वही है, हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़े हुए हैं और प्रदीप गौतम जी ने आपके लिए एक संदेश भेजा है कि उसी नाटक से हम आपसे प्रभावित हुए थे और ज़ियाउर रहमान जाफ़री साहब हमारे साथ जुड़े हैं और उन्होंने लिखा है कि भारतेंदु और जयशंकर प्रसाद के समय में नाटक साहित्य की एक प्रमुख विधा थी। आज नाटक तमाम विधाओं में अंतिम पायदान पर है। रंगमंच का भी घोर संकट है। पहले विभिन्न त्योहारों पर गांव में नाटक हुआ करते थे, अब वो सारी चीजें थोड़ी कम हो गई हैं। और सुरेंद्र शर्मा सागर जी ने लिखा है कि 35 वर्षों तक इन्होंने रामलीला में पाठ किया है। तो इस तरह की प्रतिक्रियाएं हमको लोगों से मिल रही हैं, हमारे दर्शकों से। बहुत बहुत आपका सबका अभिनंदन है और हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ बने भी रहें और इस कार्यक्रम को जरूर शेयर करें। तमाम दर्शकों को मैं एक बात और बताना चाहती हूँ कि सिर्फ धुरंधर में नहीं, आपने बहुत सारी फिल्मों में काम किया है, जैसे कि ड्राई डे, जैसे कि धड़क टू, वाह ताज, हजारों ख्वाहिशें ऐसी, अमेरिकन देसी और कुछ टीवी सीरीज में भी आपने काम किया है। बेसिकली अगर मैं आपसे एक बात पूछूं सर कि ज्यादातर आपके नेगेटिव रोल्स होते हैं तो उसके पीछे क्या वजह है? देखिए, इसकी सिर्फ एक ही वजह है कि फिल्म का अपना एक फॉर्मेट होता है और उनको कमर्शियली रन करना होता है। तो जो भी वो कास्टिंग करते हैं, वो कई बार बहुत अपीयरेंस को देखकर भी करते हैं, जो आपकी पर्सनालिटी होती है उसको देखकर भी करते हैं। और उनको, हम कहते हैं थिएटर में हम रिस्क लेते हैं, थिएटर में हम कोई भी कैरेक्टर करते हैं, उसमें एक एक्टर को ट्राई कर सकते हैं। पर फिल्मों में ट्राई करने की गुंजाइश बहुत कम होती है, क्योंकि पैसा लगा होता है, उसके पीछे एक पूरी टीम होती है और एक सर्टन टाइम में उस फिल्म को कंप्लीट करना पड़ता है। तो वो जहां पर उनको एक्सपीरियंस जो दिख गया कि हाँ भाई ये इस लुक में ये परफेक्ट है, और एक्टर भी है, ऐसा नहीं कि सिर्फ लुक में परफेक्ट इसलिए ले लो। तो कई बार ऐसी फिल्में आती है कि लुक में आप परफेक्ट हैं, ले लेते हैं, तो वो सिर्फ एक ही फिल्म में आप चलते हैं, उसका दूसरी फिल्म में नहीं आती, क्योंकि आप एक्टर है नहीं। तो ये तो जरूरी है कि आप किसमें कहाँ फिट इन हो जाएंगे, उसके लिहाज से देखा जाता है। दूसरा ये है कि आपको एक्टर तो होना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपको रन करना है अपने आप को, आपको अगली फिल्में करनी है, तो अगर आप एक्टर नहीं है, तो फिर आप उस फिल्म के बाद से आगे नहीं जा पाएंगे। तो ये एक जो फिल्म का फॉर्मेट है, उसकी एक अपनी कहें मजबूरी भी होती है,
कि उनको एक बंधा बनाया चीजें चाहिए होती हैं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उसमें एक्टर अच्छे, जैसे हम धुरंधर की बात करें, तो धुरंधर की बात में कि अब जिस तरह का मेरा लुक था, तो अब्दुल भुट्टो भी जो हाफिज सईद के साथ काम करता था उस लुक से काफी मैच करता था, तो वो उन्होंने लिया। लेकिन सिर्फ उस वजह से नहीं लिया, क्योंकि वो जो डेटा भी देखते हैं उसमें देखते हैं कि वो एक्टर है कि नहीं, तो वो उन्होंने परफेक्टली उसको ले लिया मैच करना। और तमाम तरह की जो फिल्में भी की हैं मैंने, तो सिर्फ विलेन नहीं किया। जैसे धड़क 2 आपने जो बात की है, धड़क 2 में एक बहुत ही कॉमिक सीन है मेरा, जब सिद्धांत चतुर्वेदी प्रिंसिपल के पास ले जाता है, उसको नकली बाप बन के जाता हूँ मैं, तो वो बहुत कॉमिक जी, बाबू कैरेक्टर है। चंदेल का रोल किया है आपने, बाबू जी चंदेल। जी जी। और ऐसे ऐसे ड्राई डे फिल्म है, तो उसमें एक बिल्कुल डिफरेंट कैरेक्टर है। और मोहल्ला 80 जो डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी ने बनाई थी, उसमें एक सोशलिस्ट की भूमिका में हूं मैं, देशबंधु तिवारी कैरेक्टर का नाम है, वो किया था मैंने। हाँ, ओमेरटा में अगेन अजहर मसूद का कैरेक्टर किया था मैंने। और बाहताज में भी एक विलेन का कैरेक्टर था। और केरला स्टोरी में भी एक डिफरेंट कैरेक्टर है सर, जो, अमेरिकन देसी में तो आपने गरबा डांसर का रोल किया था। नहीं वो कहीं से मिसप्रिंट है, इस तरह की कोई फिल्म है नहीं मेरी। अच्छा, हाँ, वो कहीं से आ गया है, वो है नहीं मेरी फिल्म। तो मेरी जो अच्छी बात फिल्में है। हैं अगली उसमें, बार अगली बार इस तरह की हाँ मूवी आपको मिलने वाली है। शायद हाँ, ईश्वर का ये संकेत होगा, हो सकता है। जी हमारे साथ जी जी। कन्हैयालाल भ्रमर जी जुड़े हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन करती हूँ। जुड़े रहें, बने रहें। सर, फ़िल्में करना, और जिस तरह से आपने बहुत अच्छी बात कही कि आपके अंदर वो कलाकार होना चाहिए। कला के प्रति समर्पण आपके अंदर होनी चाहिए, तभी आप एक बेहतरीन कलाकार बन सकते हैं। और मैंने अब तक देखा है कि जितने भी लोग रंगमंच से जुड़े हैं वो सब अपने अपने क्षेत्र में बहुत अच्छे कलाकार हैं। और मैं अनुपम खेर जी का उदाहरण दे सकती हूँ, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ सर कि आपके पसंदीदा कलाकार कौन है, जिनसे कभी आपको प्रेरणा मिली हो। नहीं, उसमें अलग अलग हैं। जैसे थिएटर की बात करेंगे, तो हमारे जो गुरु थे परम आदरणीय श्री बीवी कारन जी, तो बतौर निर्देशक भी मुझे बहुत पसंद है, और बतौर अभिनेता भी, कि थिएटर में उन्होंने काफी सारे रोल्स किए हैं और फिल्में भी बनाई हैं। फिर उसके बाद जो फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे एक्टर्स हैं, परेश रावल हैं, प्रकाश राज हैं, और नसरुद्दीन शाह हैं, ओमपुरी हैं। तो इस तरह के जो कैरेक्टर बहुत डिफरेंट, इवन ओमपुरी जी साहब, जो कि उन्होंने भी बहुत अलग अलग कैरेक्टर्स किए हैं, ऐसा कैरेक्टर किया है। वो जब उनके दूसरे तरह के कैरेक्टर्स आप देखेंगे तो बहुत डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। तो पसंद होते हैं, और ये पसंद बदलती भी रहती है। बहुत बार कोई नया एक्टर आ जाता है, वो भी अच्छा काम कर रहा होता है, कि जैसे हमारे नए एक्टर में अभी नवाजुद्दीन सिद्दीकी काम कर रहे हैं। तो उसके पहले इरफान थे, इरफान ने भी अच्छा प्ले किया, अच्छे एक्टर थे वो भी। तो ये समय के हिसाब से चीजें बदलती रहती है, और कहीं ना कहीं आपको भी वो समृद्ध करती रहती हैं। और क्योंकि फैसिनेट करने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि हमें वो पसंद है, हम कहीं ना कहीं उनसे कुछ सीख रहे होते हैं, हमको कुछ मिल रहा होता है। और बहुत सारी चीजें जी होती हैं जो कई बार बहुत सर, प्रत्यक्ष रूप से फीमेल मिलती हैं। जी, सर, फीमेल जी, एक्ट्रेस की अगर मैं बात करूँ तो आपकी नज़र में कौन है जो जिनसे आपने कभी कुछ सीखा हो या कोई प्रेरणा पाई हो? या कोई ऐसी एक्ट्रेस हो जो आपको बहुत अच्छी लगती है, उनकी एक्टिंग आपको बहुत अच्छी लगती है, बचपन की या अभी की, कोई भी? ये बहुत सारी हैं। शबाना आजमी जी हैं, है ना, फिर रोनी अटंगड़ी जी हैं। तो ऐसी बहुत सारी फीमेल एक्टर्स भी हैं जिन्होंने बहुत अच्छे कैरेक्टर्स किए हैं। और अभिनय में जिसको हम कहते हैं एक हाइट पर चीजों को किया है। स्मिता पाटिल थी, है ना। तो ऐसे जो प्रभावित करते थे, और जो कहीं ना कहीं आपको एक तरह का मार्गदर्शन भी करते थे। सिर्फ यही नहीं कि प्रभावित करते हैं, कहीं ना कहीं हम उनसे, मैंने कहा ना, कि सीखते भी हैं। ऐसे बहुत सारे लोग रहे हैं। बहुत बार, कई बार होता है हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो कई बार ये होता है कि हमारे सामने होते हैं, कई बार हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। बहुत सारे ऐसे एक्टर्स आते हैं जिनको हम देखते रहते हैं और उनसे सीखते रहते हैं। तो ये बहुत अलग अलग है। और थिएटर में तो हम जब भी परफॉर्मेंस देखते हैं, लोगों के शोज देखते हैं, तो उसमें बहुत अलग अलग, जैसे शंभू मित्रा जी का नाम बंगाल के एक बड़े
एक्टर थे शंभू मित्रा जी के, उनके परफॉर्मेंस भी हमने यहाँ भोपाल में देखे हैं। और अद्भुत एक्टर थे वो, क्योंकि हम जो एक जर्मनी के डायरेक्टर थे फ्रिट्ज बैनेविट जी, उनके साथ काम कर रहे थे, वो उनकी बड़ी तारीफ करते थे। शंभू मित्रा के साथ भी उन्होंने एक प्ले किया था कलकत्ता में। तो ऐसे बहुत सारे एक्टर्स होते हैं जिनको हम देखते रहते हैं। डायरेक्टर्स में थिएटर में वामन केंद्रे को मैंने देखा है। वामन केंद्रे का पहला प्ले था झुलवा करके, वो संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा हुआ था। तो उसमें वो एक सफल निर्देशक के रूप में जिसको कहें, और बहुत ही क्रिएटिव डायरेक्टर के रूप में सामने आए थे। तो वो आते रहते हैं, जाते रहते हैं, और हम उनसे कुछ ना कुछ लेते रहते हैं। जी, बिल्कुल सही कहा जी। आपने। हमारे साथ हमारे संस्था के उपाध्यक्ष भी जुड़ गए हैं, आदरणीय राजीव अग्रवाल जी, बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। इसी प्रकार सब बने रहें। और सुरेंद्र शर्मा सागर जी ने लिखा कि उन्हें स्मिता पाटिल बहुत अच्छी लगती थी, उनका अभिनय बहुत अच्छा लगता था। वाक़ई स्मिता जी की के अभिनय में वो जान थी, जिस जान को आज भी हम प्यार करते हैं। तो इस बिल्कुल। तरह की कलाकारों का होना बहुत ज़रूरी है, जिनसे न सिर्फ़ हम प्रेरणा पाते हैं, बल्कि हमारे ज़हन में हमेशा, हमेशा, हमेशा वो उतर जाते हैं। तो संजय सर, मैं हम चाहेंगे कि आपके साथ भी ऐसा ही हो। और जो किरदार हमने देखा धुरंधर में, वो एक छवि थी। और जैसे ही आपकी तस्वीर मेरे पास आई, मैंने कहा मैंने इनको देखा है। तो वो एक ज़हन वाली चीज़ होती है कि आपके ज़हनी तौर पर आप किसी व्यक्ति विशेष से जुड़ जाते हैं। संगीता चौहान जी, बहुत-बहुत अभिनंदन, बहुत स्वागत है। अ जी, इन्होंने लिखा है कि बहुत अच्छे कलाकार थे जिनका नाम आप ले रहे हैं। बिल्कुल संगीता जी, और जो कलाकार हमारे बीच अभी हैं कार्यक्रम किरदार ज़िंदगी में, वो भी बहुत महान कलाकार हैं। अ, सर, आपने रंगमंच और सिनेमा और कविता, तो कविता के प्रति जो रुझान आपका रहा, आपकी कविता संग्रह आई है, तो उसके बारे में भी हमें बताएँ। अगर कोई कविता याद हो तो हमारे दर्शकों को ज़रूर सुनाएँ। हाँ, नहीं, बिल्कुल सुनाऊंगा मैं। होता क्या है कि मैंने कहा ना कि इस थिएटर वाले को साहित्य से भी जुड़ना पड़ता है। बिना साहित्य, क्योंकि साहित्य, आप नाटक कहाँ से करोगे, साहित्य नहीं है आपके पास। इसलिए अभी जो आप थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे ना कि किसी ने लिखा कि अब नाटकों की बड़ी कमी हो गई है, तो दरअसल कमी नहीं हुई है। अब हमको वो जिम्मेदारी खुद उठाना पड़ रही है। जैसे मैं जब एज एन एक्टर काम कर रहा था, तो जब मैं अपने नाटक करने पर आया, तो जब बतौर निर्देशक काम करना शुरू किया, तो मुझे लिखना भी पड़ा। तो लिखना शुरू कर दिया मैंने। उसमें आपने एक और नाम लिया था जयशंकर प्रसाद जी का और भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का। उस जमाने में नाटककार थे, वो बहुत बेहतरीन नाटककार थे ये। क्योंकि जयशंकर प्रसाद जी के तो हमने कई नाटक किए हैं, और उनका स्कंदगुप्त किया है, बीवी कारन जी ने निर्देशित किया था, और उसमें मैं स्कंदगुप्त की भूमिका करता था। तो वो नाटककार जो थे, बड़े जिसको कहना चाहिए कि विचारवान नाटककार थे। और जयशंकर प्रसाद सिर्फ नाटककार नहीं थे, वो बड़े कवि भी थे। तो स्कंदगुप्त की जो आप पूरा नाटक देखेंगे, तो उसमें पूरा दर्शन दिखाई देता है, एक फिलोसफी दिखाई देती है। और वो नाटक कहीं ना कहीं लोगों को प्रभावित करता है, और आज भी अगर वो सही तरीके से किया जाए तो वो बहुत अच्छा नाटक है स्कंदगुप्त। तो जब ये अब आज के बारे में जब हम बात करते हैं कि समस्या जब मेरे सामने आई, तो मैं कौन से नाटक करूं, तो दरअसल मुझे लिखना पड़ा। और कई बार ये जरूरी भी होता है, मुझे लगता है कि एक एक्टर हो चाहे वो निर्देशक हो, क्योंकि अब वो उसको कहना है ना। ये फिल्म में बड़ा अच्छा होता है कि जैसे आदित्य धर ने, उसको कुछ कहना था तो उसने धुरंधर लिखी, खुद लिखी, और खुद लिख के उसकी स्क्रिप्टिंग करके फिर उसको डायरेक्ट किया उसने। तो थिएटर में ये कमी है, जिसको मुझे लगता है कि लोगों को इस पर भी विचार करना चाहिए कि आपको अगर कुछ कहना है तो यू हैव टू राइट, आपको खुद लिखना पड़ेगा। तो इसीलिए फिर मैंने एक नाटक लिखना शुरू किया। आदि शंकराचार्य पर एक नाटक मैंने लिखा, शिवोहम, जो पब्लिश हो चुका है। फिर संत कबीर पर, क्योंकि संत कबीर पर हालांकि बहुत सारे लेखकों ने लिखा, लेकिन मुझे लगा कि मुझे कबीर को एक दूसरे पर्सपेक्टिव में देखना है। कबीर मुझे एक बहुत ही घोर आध्यात्मिक व्यक्ति दिखाई देते हैं, तो उस दृष्टि से मैंने कबीर को देखा। फिर संत तुकाराम पर नाटक है मेरा, फिर एक मरघटा खुला नाटक है। तो उसी तारतम्य में जब लिखता रहा, तो फिर कविता संग्रह भी आया। अब कविता संग्रह में एक पब्लिश हो चुका है, अभी कुछ कविताएं और लिखी हैं। तो कई बार क्या रहता है कि बहुत कुछ याद रहता नहीं, हालांकि याद करने की हमारी परंपरा है,
और उसमें एक कविता है जो मुझे बड़ा याद रहती है, वो मैं मेरी कविता में सुना देता हूँ आपको, कि मुझे मौत से डर नहीं, मुझे मौत से डर नहीं, आना हो तो जल्दी आओ, और जितना बचा हूं उतना ले जाओ। पर मौत भी कभी कभी जल्दी नहीं आती, नींद की तरह, और रात आंखों में कटती है कांच की तरह। तो ये एक कविता जो थी, मैंने उस संग्रह से आपको सुनाई क्या है। बात है! बहुत सुंदर, बहुत, बहुत सुंदर और बिल्कुल जिस तरह से आप अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, जिस तरह से आपकी एक्टिंग है, आपकी कविता में वो सारी चीज़ें हैं, वो सारी खूबियाँ हैं। और सर मैं एक बात और जानना चाहती हूँ कि थिएटर करना मुश्किल काम है या फ़िल्म बनाना मुश्किल काम है? आसान क्या है? दोनों दोनों ही मुश्किल है। देखिए, थिएटर करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि थिएटर में आपके पास कोई स्पॉन्सर नहीं है, तो आपको जो कुछ करना पड़ता है स्वयं करना पड़ता है। तो थिएटर की इकोनॉमी को भी आपको ध्यान में रखना पड़ता है कि आप पैसा कहाँ से लाएंगे, फिर आर्टिस्ट कहाँ से लाएंगे। अब किसी आर्टिस्ट को लेते हैं तो उसमें बहुत सारे लोग होते हैं, प्रोफेशनल्स भी होते हैं। फिर संगीत वाला आएगा तो वो बिना पैसे के थोड़ी काम करेगा, बजाने वाला आएगा वो भी पैसे लेगा। तो थिएटर इसलिए भी कई बार डिफिकल्ट। फिर अभी किराए सारे जो जगहों के बढ़ गए हैं। अब कहीं कहीं के 50,000, दिल्ली में आप देखेंगे तो एक एक हॉल जो है 50-50 हजार का है, 60-60 हजार का है, कई लाख लाख तक के हैं। तो उन सब की व्यवस्था करना भी दिक्कत वाला काम हो गया है। इसलिए इकोनॉमिकली अगर हम बात करेंगे तो थिएटर अभी करना कठिन होता जा रहा है। लेकिन हम वैसे बात करते हैं कि हम कहीं भी कर सकते हैं, तो हमको नए स्पेस तलाशने पड़ते हैं कई बार, जो कम किराए के हैं, कुछ हैं। ये एक जद्दोजहद और है। आपकी क्रिएटिविटी की जद्दोजहद तो है ही, कि आपको जो आपकी जो रचनात्मकता है उसके लिए आपको काम करना है, आपको जो बात कहनी है उसके लिए आपको लिखना पढ़ना पड़ेगा, फिर आपको एक्टर इकट्ठे करने पड़ेंगे, फिर आप महीने भर 2 महीने भर उसकी रिहर्सल करेंगे, फिर जाकर कहीं शो करेंगे, और वो तब कर पाएंगे जब आपके पास ये सारे संसाधन होंगे। तो इसके साथ थिएटर की अपनी डिफिकल्टीज हैं। फिल्म का ये होता है कि फिल्म की चूंकि एक पूरा नेटवर्क बना हुआ है। फिल्म का नेटवर्क है कि आप को अगर कोई फिल्म बनाने जाते हैं तो जो डायरेक्शन में काम कर रहे हैं तो प्रोड्यूसर्स हैं, और आजकल तो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, ओटीटी का प्लेटफॉर्म आ गया है। फिर कई बड़े बिग हाउसेज हैं प्रोडक्शंस के, आप उनके पास जा सकते हैं, उनको अपना कंटेंट सुना सकते हैं। अगर उन तैयार हो जाते हैं तो आप उस फिल्म बना सकते हैं। तो वहाँ थोड़ा सा आसान हो जाता है कई बार। लेकिन उसके बाद चैलेंज वही होता है कि जब वो रिलीज होगा और उसका अगर पैसा वापस नहीं आया तो आप फिर गड्ढे में जाएंगे। तो वहां पर उसके लिए रिस्क होता है। जैसे धुरंधर की हम बात करें कि अगर 350 रुपए 350 करोड़ का बजट था, अगर वो वापस नहीं आता तो क्या होता। क्योंकि जिस तरह की फिल्म आदित्य ने बनाई, वो एक बहुत ही अलग तरह का मामला है, जिसमें हम कहें कि बहुत कोई कमर्शियल लटके झटके नहीं थे। एक बहुत रियल स्टोरी पे बेस्ड फिल्म थी, और एक बहुत अलग तरह की फिल्म थी। और सबसे बड़ी बात कि उसका ड्यूरेशन आप देखेंगे 3.5 घंटे का ड्यूरेशन था। अब उसमें जो पैसा लगा था 350 करोड़ रुपए, अगर वो फिल्म इनकेस ना चलती तो क्या होता। लेकिन वो आदित्य धर का कमाल है, उसके क्राफ्ट का कमाल है कि फिल्म ने लोगों को खींचा और फिल्म 1500 करोड़ पार कर गई, और सेकंड भी लगभग उसके ऊपर जा रही है। तो ये फिल्म का अपना रिस्क होता है। तो क्रिएटिविटी के साथ साथ आपको उसकी इकोनॉमी को भी देखना पड़ता है। लेकिन फिल्म के साथ थोड़ा सा फायदा ये है कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, कि अगर आपकी फिल्म रिलीज हो रही है तो आपके पास सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। आप ओटीटी पे जा सकते हैं, आप मल्टीप्लेक्स में जा सकते हैं, है ना। एक साथ 350 जगह आप पूरे संसार में उसको दिखा सकते हैं। थिएटर के साथ दिक्कत ये है कि एक नाटक आपने तैयार किया, भोपाल में ही 2 शो करेंगे, 3 शो करेंगे, बंद हो जाएगा। उसको वर्ल्ड वाइड आप कहीं नहीं दिखा सकते। तो उसकी अपनी सर आपके लिए जी। सर आपके लिए एक संदेश आया है। बहुत जी। सुंदर आवाज आपकी है, एक डायलॉग सुना दीजिए। संजय जी ने लिखा है और रीताम्बर सिंह जी ने क्या संदेश भेजा। देखिए हमारे यहाँ हमारे इस शो की सबसे खास बात ये है, बहुत सारी जो महिलाएं हैं, घरेलू महिलाएं हैं या कामकाजी महिलाएं हैं, वो सब ये समय सबके खाना बनाने का होता है, बच्चों को देखने का होता है। अब रीताम्बरा सिंह जी हमारे साथ जुड़ी है, इन्होंने लिखा है कि मैं खाना बनाते बनाते आपको सुन सकती हूँ। तो देखिए यही एक लगाव होता है, किसी कार्यक्रम को आप सफलता
तभी मानेंगे जब हर तरह के लोग आपके साथ जुड़ते हैं और अपने-अपने समय को अनुकूल बना के। सर कोई डायलॉग हम मैं सुना डायलॉग भी सुना देता हूँ ही और दीजिए। एक गीत भी सुना देता हूँ, क्योंकि कबीर पे मैंने जो एक नाटक किया था, तो कबीर कबीर के साथ ये है कि कबीर आज हम जितना हमारे देश में प्रसिद्ध हैं, उतना ही पूरे संसार में है। तो कबीर का को जब हम समझते हैं, तो कबीर हमें जीवन को कैसे जिए उसके लिए बहुत एक तरह से सहज सरल कर देता है। जैसे तो कबीर का एक बड़ा सुंदर दोहा है, वो कबीर का एक डायलॉग तो है, वो उसी से शुरू करता हूँ, फिर मैं दोहा दूसरा सुना दूंगा उसका। वो कहता है कि कबीर कहता है कि संसार में स्त्री के साथ रहना माया नहीं है, संतान को पालना माया नहीं है, लेकिन उनसे अटूट बंधन चाहना यही अज्ञान है, और ये अज्ञान दुख देता है और मनुष्य रोता है। तो कबीर बहुत कंटेम्परेरी है आज के लिए हमारे जीवन जीने। वो कहते हैं कि आप संसार में रहो, स्त्री के साथ रहना पाप नहीं है, संसार को संतान को पालना माया नहीं। लेकिन जब आप कहते हैं ना कि आप इंडल्ज हो जाते हैं, आप अटैचमेंट एक पैदा कर लेते हैं, और वो अटैचमेंट ही आपको दुख देता है, क्योंकि जाना है सबको एक दिन, है ना। तो आप उससे बहुत जुड़े नहीं रह सकते। अटैचमेंट को उतना ही रखना चाहिए जितना जरूरी है। इसलिए कबीर के कई दोहे ना, कोई कहता है कि पूत कपूत तो का धन संचय, और पूत सपूत तो का धन संचय। कपूत है पुत्र तो संचय की जरूरत नहीं है, और सपूत है तो भी संचय की जरूरत नहीं है। तो ये बहुत ही, आप देखें ना, बहुत प्रैक्टिकल बात है ये। तो आप कहां पर काम करेंगे? आज हमारी जो पूरा सोसाइटी है वो इन टर्म्स ऑफ मनी जा रही है। तो हमको कहीं ना कहीं अपने संतों की तरफ, संतों की परंपरा की तरफ देखना होगा, जो हमें बहुत लाइफ को बहुत प्रैक्टिकल वे में जीना भी सिखाते हैं, और बहुत ही सरल तरीके से सिखाते हैं। तो उनका एक दोहा मैं सुनाता हूँ गा के। वो उनका एक दोहा है कि वो कहते हैं कि ढूंढते ढूंढते ढूंढने वाला ही खो गया। ये हमारी सनातन परंपरा है कि ऐसा ढूंढो कि खुद खो जाओ। वही हमारी ब्रह्म की अवधारणा भी है ना, कि हम कहते हैं कि जब खोजने चलते हैं तो हमको राम कहाँ मिलेंगे, और राम मिले तो फिर राम ही हो गए, फिर कुछ बचा नहीं। तो ढूंढने की ये परंपरा है। तो उसमें कहते हैं दोहे में कि हेरत हे सखी, हेरत गया हेराए, बूंद समानी समुद्र में सोकित हेरी जाए। आदि होत सब आप में, सकल होत तामाही, जो तरुवर के बीज में डार पात फल छाही। तो ये कबीर है जो कह रहा है कि भाई ढूंढो तो ऐसा ढूंढो कि ढूंढते 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 खो जाओ आप। और वो ये भी कह रहा है कि सब कुछ आप में ही है, तो हमको अपने आप को खोजना पड़ेगा। जैसे बीज में पेड़ छिपा होता है, उसकी डालियां छिपी होती हैं, फल छिपे होते हैं, पत्ते छिपे होते हैं, उसकी छाह छिपी होती है, वो सब बीज में होती है। तो हमको उसको खोजना पड़ेगा। ये हमारी परंपरा है, ये हमारी भारतीय सनातन परंपरा है। जी। बहुत अच्छी बातचीत चल रही है और समय कैसे पंख लगाए उड़ रहा है पता ही नहीं चल रहा और अभी लग रहा है कि अभी-अभी हम जुड़े थे। सर धुरंधर फ़िल्म का अगर डायलॉग हमारे दर्शकों को सुनाना चाहें? हाँ, धुरंधर एक छोटा सा डायलॉग है जहां पर अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल बैठे हुए हैं, और हथियार की खरीद फरोख्त की बात चल रही है 26/11 के हमले के लिए। तो वहां पर वो कहता है कि भाई हमको आप पूरा प्लानिंग बताइए, तब हम आपको हथियार देंगे। तो मेरा एक डायलॉग है वहां पर, मैं कहता हूं कि हम आपको पैसा दे रहे हैं, आप हमें हथियार। इससे ज्यादा जानना आपके लिए जरूरी नहीं है। उसके और भी डायलॉग थे, लेकिन ये एक डायलॉग उसमें था। जी, बहुत-बहुत शुक्रिया सर और सभी बहुत आनंदित हैं आपसे मिलकर और सर एक किरदार आपका ये भी है एक चूँकि आप कलाकार हैं और अभिनेता हैं, आपने कविताएँ भी लिखी हैं, कविता संग्रह है आपकी।
साथ में आपका जो रुझान रहा है, आपका जो लगाव रहा है, वो ज्योतिष विद्या से भी रहा है। तो एक अलग पहलू है ये, जो कि आपने कहा कि आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी पीढ़ी में एक जी हर तीसरी पीढ़ी में एक संत पैदा होता है। जी जी तो ईश्वर ये मतलब ज्योतिष और कलाकार, थिएटर आर्टिस्ट, फिल्म आर्टिस्ट और ज्योतिष, ये एक दूसरे से मिलान नहीं हो पा रहा है। तो मैं चाहूंगी कि थोड़ा सा प्रकाश आप डालें कि ज्योतिष के प्रति जो रुझान हुआ, या कितना कुछ आप ज्योतिष शास्त्र के बारे में जानते हैं, हमारे दर्शकों को पता है, क्योंकि ये अलग फील्ड है। नहीं, अलग कुछ नहीं है। दरअसल हमारी परंपरा जो है, देखिए, सब उसमें गुथा है, उसमें रचा बसा है। अब हमने ज्योतिष को हमने अलग कर दिया। ज्योतिष कभी अलग नहीं लगा। आप आयुर्वेद की बात करेंगे तो आयुर्वेद में ज्योतिष इनबिल्ट है। मतलब कोई भी जो आयुर्वेद के पुराने जो वैद्य हुआ करते थे, जो डॉक्टर हुआ करते थे, जिनको हम कहें, वो उनमें ज्योतिष का ज्ञान होता था। बिना ज्योतिष के ज्ञान के वो आयुर्वेद का कोर्स पूरा ही नहीं होता था। और उसमें तो बहुत सारे जो नाड़ी वैद्य हुआ करते थे, दरअसल नाड़ियों की जब हम बात करेंगे तो 300 350 नाड़ियां हुआ करती थी। और उस नाड़ी के वो जानकार होते थे कि किस तरह की नाड़ी है, इसने क्या, कौन सी नाड़ी चल रही है। तो उसमें ज्योतिष का भी ज्ञान था। तो वो क्या करते थे कि कुंडली को देख लेते थे, और उसमें फिर जो उसकी बीमारी होती थी, तब उनको ये समझ में आ जाता था कि ये ग्रह जनित कोई बीमारी है। तो इसलिए वो उसका दवाई से इलाज तो करते थे, साथ ही साथ उस ग्रह की रेमेडी भी करते थे, तो आदमी जल्दी ठीक हो जाता था। आजकल हम, चूंकि अब साइंस का बोलबाला ज्यादा हो गया है, साइंस बुरा नहीं है, मैं कभी नहीं कह रहा हूं कि बुरा है, लेकिन हमने जो आयुर्वेद में दवाई के साथ साथ जो ज्योतिष को जोड़ा गया था, तो उससे कई बार जैसे होता है ना कि आप देखेंगे कि एक आदमी को एक बीमारी है, उसने सारा एमआरआई भी करा लिया, उसने सारे टेस्ट करा लिए, अल्ट्रासाउंड करा लिया, लेकिन तब भी बीमारी पता नहीं लग रही, और उसको समस्या है वो। तो अब इसको डॉक्टर क्या कहते हैं कि अब भाई ये दवाई खाते रहो, अभी कुछ है तो नहीं, तुम जबरदस्ती कुछ चल रहा है। और बाद में जाके हो सकता है कई बार बोल देते हैं कि भाई तुमको कोई साइकिक प्रॉब्लम भी है। लेकिन जब हम ज्योतिष में जाते हैं तो हम देखते हैं कि उसकी जो महादशाएं हैं, उनकी जब हम रेमेडी करते हैं, उनको हम जब देखते हैं, उनका जब शमन करते हैं, तो बाद में वही बीमारी फिर से उसको जब टेस्ट कराने जाएगा वो, तो उसमें रिवील हो जाती है। तो ज्योतिष का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान हमारे पूरे जीवन में है। जैसे कई बार हम कहते हैं ना, अच्छा, ये मेरी शुरुआत इसलिए हुई क्योंकि हमारे दादा, जो मैंने आपका शुरू में ही बताया था कि ज्योतिषाचार्य थे। लेकिन कला में कोई भी चीज जो होती है वो निषिद्ध नहीं है। तो हम लोग जब पढ़ते 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 करते हैं, तो हम शरीर की बात करते हैं, मन की बात करते हैं। तो थिएटर में तो इसके बिना कुछ हो ही नहीं सकता। हम भाव की बात करेंगे तो हमको नौ रस को जानना पड़ेगा, नौ रस को फिर से हमको लाना भी पड़ेगा और उससे बचना भी पड़ेगा। तो ज्योतिष भी उसमें से एक कला के रूप में आ जाता है। तो फिर धीरे धीरे मेरा रुझान हुआ, उसके बाद मैंने पढ़ना लिखना शुरू किया, तो कुछ चीजें फिर धीरे धीरे समझ में आना शुरू की। लेकिन ज्योतिष सिर्फ समझ का काम नहीं है, वो साधना का काम भी है। क्योंकि समझ से जो कैलकुलेशन होते हैं वो तो आप समझ जाएंगे, पर कई चीजें कैलकुलेशन के बहुत बियॉन्ड होती हैं। वो आपको आपकी साधना से ही पता लगेंगी। वो आप कहते हैं ना कि हम जितना प्योर होते जाते हैं, जितना हम शुद्ध होते जाते हैं, उतनी चीजें हमारे लिए बहुत सामान्य होती चली जाती हैं। क्योंकि हम ये कहते भी है ना, कबीर ने भी तो कहा है ना कि जस की तस धर दीनी चदरिया। तो जस की दस रखी, तो जैसे प्रभु ने हमारी चादर भेजी थी, जितनी साफ भेजी थी, वैसी की वैसी हमने बचा के रखी और वापस कर दी। लेकिन ये आज के जगत में संभव नहीं है। आज के जगत में उस चादर पे बड़े दाग हो जाते हैं, उसमें कपट भी आ जाता है, छल भी आ जाता है, छिद्र भी हो जाता है, सब हो जाता है। तो ये बड़ा डिफिकल्ट है, और ज्योतिष तो इन सब से ज्योतिष उबारने का। अगर जी, ज्योतिष के जी, बारे में अगर क्या किसी की कुंडली देखना मतलब देखते हैं आप? किस तरह से ज्योतिष का ज्ञान आपने अर्जित किया है? मैंने कहा ना, पढ़ा मैंने उसके बारे में, किताबें हैं बहुत ज्योतिष में अच्छी अच्छी। या किसी को और मिलकर आप उसके बारे में सब कुछ बता देते हैं? अप्रोक्सीमेटली पता लग जाता है, क्योंकि जो आपकी कुंडली, अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ सही है, आपका टाइम सही है, और जहां पैदा हुए हैं वो स्पेस का आपको ज्ञान है, तो आप काफी चीजें उसको करेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि क्या होता है कि जैसे कई बार होता है ना कि एक लड़का बड़ा अच्छा था पढ़ने लिखने में,
अचानक वो जब 8वीं 9वीं में पहुंचा तो उसके कम नंबर आने शुरू हुए, बाद में फेल होना शुरू हो गया, बाद में बिगड़ गया। तो अब इसका क्या है, मेडिकली आप कोई इसको कैसे आप जज करेंगे? लेकिन कुंडली वो बता सकती है कि भाई ये इसकी गड़बड़ी हो रही है, इसको अगर हम रेमेडी करेंगे तो बच्चा अभी भी बच सकता है, सुधर सकता है। तो वो जैसे कुंडली का भी ये है कि जैसे हम जब पेड़ लगाते हैं ना, तो पेड़ जब छोटा बड़ा होना शुरू होता है तो उसको हमको सहारा देना पड़ता है। एक डाल बांध दी कि सीधा जाए, तिरछा होता तो फिर उसको सीधा कर देते हैं हम। तो कुंडली भी एक, एस्ट्रोलॉजी भी ये है कि आपके अपने अपने जीवन के बैलेंस को अगर आपको बचा के रखना है, बैलेंस बनाए रखना है, तो एस्ट्रोलॉजी आपके जीवन में बहुत सारी चीजें ठीक कर सकता है। और उससे आपको सर डे टू डे। जी। सर एक सवाल और कि फिल्म इंडस्ट्री में भी लोग ज्योतिष को, पंडित को, क्योंकि मुहूर्त निकालते हैं, उस शुभ मुहूर्त पे वो भूमि पूजन वगैरह करते हैं, नारियल वारियल फोड़ते हैं, जो भी जो हमारी रीति रिवाज है सनातन, वो फॉलो करते हैं। जी। क्या ज्योतिष को फिल्म इंडस्ट्री वाले भी मानते हैं? क्या वो कुंडली निकालते हैं? या अगर मान लीजिए धुरंधर ने इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की, तो क्या ज्योतिष के पास जाना या उनसे ये पूछना कि इस नाम की फिल्म चलेगी कि नहीं, क्या इस तरह का नहीं, अब इसको मैंने कहा ना, कुछ ज्योतिष में बॉलीवुड बहुत में सारा कुछ। भी होता है? बिल्कुल, ज्योतिष देखिए सिर्फ बॉलीवुड में नहीं, हमारे पूरे जीवन में बहुत सारे लोग मानते हैं, चाहे वो पॉलिटिशियंस हों, है ना, चाहे बड़े से बड़े साइंटिस्ट हों। कुछ अपना जिक्र करते हैं, कुछ नहीं करते हैं, कुछ छिपा के रखते हैं। पर जितने आईएएस होंगे वो कहीं ना कहीं ज्योतिषों से जुड़े हुए होंगे। अब इंडस्ट्री में भी देखिए, मैंने कई कई चीजें होती हैं आप इनहेरेंट कि आप अब ये कहें कि धुरंधर में जो सारी कास्ट थी उसकी कुंडली देखकर आपने कास्टिंग की, ऐसा नहीं। होता क्या है कि जो आदमी फिल्म बनाने जा रहा है, जो डायरेक्ट करने जा रहा है, अगर उसकी गोचरी व्यवस्था बहुत अच्छी है, उसकी कुंडली में बड़े अच्छे योग बन रहे हैं, तो उसको वैसे लोग मिलते चले जाएंगे, क्योंकि उसकी कुंडली लीड कर रही होती है, वो लीडर होता है। तो वो अपने आसपास सारे लोगों को इकट्ठा कर लेता है, उसके जो इकोनॉमिकल सोर्सेस हैं वो भी इकट्ठे हो जाएंगे, अच्छे एक्टर्स भी उसके आसपास इकट्ठे हो जाएंगे, या उसको ऐसे लोग मिलते चले जाएंगे जो उसकी फिल्म में इनकॉर्पोरेट होते जाएंगे, जो उसको मदद कर सकें। तो कई बार ये होता है, बहुत ही एब्स्ट्रैक्ट रूप में भी होता है। पर अगर हम कोई अगर उसकी आदित्य धर की कोई कुंडली जाकर देखेगा तो निश्चित रूप से कोई ना कोई कुंडली में इस समय बड़े प्रभावी ग्रह की महादशा चल रही होगी, उनकी नहीं तो उनकी पत्नी की चल रही होगी, है ना, ये इसके बिना संभव ही नहीं होता है। तो ये कई बार हम अगर देख लेते हैं, आजकल तो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स में, जैसे एक रेकी विधा है जिसको हम कहते हैं कि रे मतलब सर्वव्यापी, और की मतलब जीवन ऊर्जा। रेकी जापान से आई है लेकिन हमारे यहाँ थी पहले, री इन्वेंट हुई है फिर से वो। तो कई लोग अपने इंस्टीट्यूशंस में पॉजिटिव एनर्जी के लिए रेकी का इस्तेमाल करते हैं, और स्टाफ, जो उनका स्टाफ है, उसको भी रेकी में दीक्षित कराते हैं और वो विशेष को देते हैं। या जैसे ऑफिस का एनवायरनमेंट बहुत अच्छा बना रहा है, उसके लिए भी प्रैक्टिस करते हैं। तो लोग कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, बताते नहीं है लोग। और एक जो जिस तरह का नरेटिव चलता रहता है हमारे समाज में ना, कि भाई ज्योतिष क्या है, ये तो प्रोपोगंडा है, फलाना है, जो धुरंधर को प्रोपोगंडा कह दिया, तो ज्योतिष को भी लोग प्रोपोगंडा कहते हैं, और फिर पीछे के दरवाजे से जाके अपनी कुंडली दिखा रहे होते हैं। तो ये एक इन जनरल सर चलता जब रहता है। जी, सर इतना बड़ा हिट हुआ धुरंधर और धुरंधर रिवेंज दोनों, तो कैसा लगता है कि आप उसके पार्ट रहे हैं? एक अलग से खुशी, या फिर जो लोग आपको पहचानते होंगे कि हाँ, मैंने आपको इस मूवी में देखा, तो एक अलग खुशी मिलती है। आपको कैसा लगता है कि इतनी बड़ी हिट फिल्म के पार्ट रहे आप? नहीं, बहुत अच्छा, बहुत आनंद आया, क्योंकि मैंने देखिए कहा ना कि 10 फिल्में करी हैं, पर कौन सी फिल्म आपको कब कहां पर पहुंचा देगी आपको नहीं पता होता है। तो धुरंधर से आपने देखा कि जैसे मुझे तो निश्चित तौर पर, जो पहले लोग नहीं जानते थे, धुरंधर के बाद से और जानने लग गए हैं। और फिर उसके बाद मेरी दूसरी फिल्म केरला स्टोरी 2 आई तो उसमें भी जानने लगे। पर धुरंधर ने, चूंकि धुरंधर को सबने देखा है, अगर आप किसी भी तीसरे व्यक्ति से पूछेंगे, हर तीसरे व्यक्ति से, तो कहेगा हाँ धुरंधर देखी हुई है। तो जब इतने बड़े मास स्केल पर लोग किसी चीज को देखते हैं, तो उसका एक हर जो कैरेक्टर होता है, चाहे वो छोटा छोटा कैरेक्टर होता है, तो वो उसको रिकॉग्नाइज करना शुरू करते हैं। और ये फायदा उस फिल्म में जितने भी एक्टर हैं सबको हुआ। जैसे
अब राकेश बेदी जी की बात है कि भाई अभी तक वो एक कॉमेडियन के रूप में जाने जाते थे, लेकिन एक बहुत नए अंदाज में पहली बार राकेश जी को बिल्कुल, लोगों ने देखा, बिल्कुल। और वो एक नए अंदाज में सामने आए। मामा का रोल किया और हाँ, अलग इवन तरीके का रोल। इवन जी, हम अक्षय खन्ना की अगर बात करें तो अक्षय खन्ना ने बहुत सारे रोल किए, लेकिन धुरंधर में आके लोगों को क्यों लगा कि अक्षय खन्ना, अक्षय खन्ना। दरअसल जीवन में एक तो प्रभु की बड़ी कृपा हो, कब मिल जाए पता नहीं, ऐसी फिल्म मिल जाए, ऐसा निर्देशक हो जाए, तो जिसको कहते हैं ना, हम सबकी ट्यूनिंग इतनी परफेक्ट होती है कि वो सारे के सारे लोग बड़े हो जाते हैं, क्योंकि वो प्रभु की इच्छा उसमें शामिल है। और उससे क्या होता है कि हर किसी को लाभ होता है। तो मुझे भी धुरंधर से लाभ हुआ है, और धुरंधर से लोग जानने लगे, कहीं पर भी मैं जाता हूँ तो लोग कहते हैं भैया इनने धुरंधर में काम किया हुआ है। तो एक ऐसी फिल्म वो हो गई जिसको हम कहते हैं ना, फेम हो गया आपका, आपका ब्रांड हो गया कि आपने इस फिल्म में जी, काम किया। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, तो ये बड़ा फायदा होता है बिल्कुल उससे, सही और कहा आनंद आपने। भी है। जी हाँ, हमारे साथ चंद्रशेखर रघुवंशी जी जुड़ गए हैं, बहुत-बहुत अभिनंदन। जिस तरह के सर ने कहा कि कोई एक फ़िल्म ऐसी आती है या कोई ऐसा काम होता है, कोई ऐसा नाटक जिसकी की वजह से आपकी प्रसिद्धि हो जाती है, जिस तरह से किरदार ज़िंदगी से हमारी प्रसिद्धि हुई है, परिचर्चा से हमारी प्रसिद्धि हुई है, बहुत सारे कार्यक्रम जो हम लेकर आते हैं, जिससे बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े रहते हैं। और जो भी नए लोग हमारे साथ आज जुड़े हैं, वो हमारे पेज को ज़रूर फ़ॉलो करें, और हिंदी साहित्य संस्थान दिल्ली के नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। सर, ये तो हो गई फ़िल्म की बात, ज्योतिष की बात और आपके थिएटर की बात, लेकिन अब हम आपके बचपन में जाना चाहते हैं, क्योंकि मुझे वो संजय जी के बारे में जानना है कि वो अपने बचपन में किस तरह से थे, बहुत ज़्यादा नटखट थे, बहुत ज़्यादा शांत थे, क्या कुछ था आपके जीवन में और क्या कुछ खेला करते थे? क्योंकि आप तो थोड़े उस समय के हैं जब गिल्ली डंडा चलती थी, है ना? गिट्टे और बिल्कुल। वो कंचे चलते थे। तो क्या खेल-खिलौने थे और क्या आपके जो पुराने दोस्त हैं, वो अभी भी आपके संपर्क में हैं? अब इसमें देखिए, 5 साल के बाद से की जो स्मृतियां होती हैं वो तो आपको याद होती हैं, उसके पहले की स्मृतियां बिल्कुल याद नहीं होती। तो जो 5 से लेके 10 या 12 साल तक का जो अनुभव रहता है, तो उसमें बस, क्योंकि उस जमाने में गेम कुछ हुआ नहीं करते थे। गेम जैसे गुल्ली डंडा, जैसे आपने कहा है, एक वो पिट्ठू खेलते थे वो था, फिर कंचे खेलते थे, फिर कहीं ना कहीं बहुत सारे स्टिकर्स जो होते थे माचिस के और इसके इकट्ठा करना, वो भी एक शौक हुआ करता था। और छिपा छिपैया, इस तरह के जो तमाम खेल थे, कबड्डी भी खेलते थे हम लोग, वो सब खेल थे। और बाद बाद में जाके, कुछ समय बाद जाके, एक तरह का क्रिकेट भी शुरू हो गया था। वो मेरे ख्याल से सत्तर सर, पचहत्तर के बदमाशी दशक करते से। थे कि नहीं आप बचपन नहीं नहीं, बहुत की है बदमाशियां, बहुत की बदमाशी हैं, क्योंकि हमारे यहाँ तो क्या होता था कि होली में जो हम सारे बच्चे हुआ करते थे, तो कि होली की लकड़ी इकट्ठा करना हमारे यहाँ एक बड़ा काम हुआ करता था, कि होली की लकड़ी इकट्ठी करनी। आजकल तो होली का स्वरूप काफी कुछ बदल गया है। पहले जब होली आती थी तो महीने भर पहले से ही लकड़ी इकट्ठा करना शुरू करते थे, और चंदा इकट्ठा करना शुरू करते थे। तो लकड़ी के लिए हम लोग जंगल में जाया करते थे, जंगल से लकड़ी उठा लाए, कभी एक दिन रूण उठा लाए, कभी कहाँ से कुछ चीजें उठा लाए। तो वो एक व्यवस्था, और महीने भर कलेक्ट करते थे, और उसी लकड़ी से फिर होली जलती थी। तो वो एक बड़ा काम हुआ करता था हमारे जीवन में, कि लकड़ी इकट्ठी करना पड़ती थी जाके। वो अब नहीं है, क्योंकि अब तो क्या है, जैसे आप गए लकड़ी टाल से ले आए, जला दी होली। वो एक अलग आनंद था कि आज होली के लिए फिर उसकी टीम बनती थी, कौन चंदा इकट्ठा करने जाएगा, कौन लकड़ियां बीनने जाएगा, लकड़ी इकट्ठे करेगा। अच्छा, फिर घरों में भी जाते थे कि भाई तुम्हारे पास कोई कंडा हो तो ये हो तो वो भी दे दो, कोई पुराना दरवाजा पड़ा हो, अब तुमको नहीं चाहिए तो वो भी दे दो जलाने के लिए। तो वो एक बड़ा उस समय का अनुभव है, और वो एक लगता था ना कि हम काफी पहले से उसके लिए तैयारी कर रहे होते थे। अब वो चीजें बहुत सारी कम हो गई हैं, और दोस्त भी जो हैं बचे हुए हैं काफी, जो कॉलेज के या स्कूल के जमाने के मेरे दोस्त थे, उनसे संपर्क में रहता हूं मैं। तो मुझे लगता है कि वो उस समय के दोस्त हैं जब आप पढ़ते थे, जो आज की मैच्योरिटी में और उस समय की मैच्योरिटी में बहुत फर्क था, लेकिन उसको आप डिस्कॉर्ड नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि जीवन जीने का जो तरीका है या जो नजरिया होना चाहिए, वो
भले ही किसी फील्ड में हूँ आज वो, कई है मेरे जो दोस्त हैं जो होटलिंग कर रहे हैं अभी, या कोई नौकरी कर रहे थे, अब मैं कला के फील्ड में आ गया तो उनको नहीं लगा था कि मैं कलाकार बन जाऊंगा। तो मैं मेरा उनसे लगातार संपर्क रहता है, और वो मेरी चीजों को भी प्राउड समझते हैं और मैं फील उनको भी करते होंगे समझता हूँ। कि सर आपको देखकर प्राउड फील करते होंगे आपके दोस्त की मेरा दोस्त देखो टीवी पर आता है, सिनेमा हॉल में हम उन्हें देखने जाते हैं तो एक अलग एक बिल्कुल, बिल्कुल, निश्चित तौर पर उन्हें अच्छा अलग लगता है, माहौल और रहता मैं है। और बिल्कुल। एक मेरे साथ ऐसे व्यक्ति जुड़े हुए हैं जिनको हम बड़े पर्दे पर देखते हैं और एक अलग विचार मन में आता है कि चलो जिनके साथ हमारा जुड़ाव रहा, जिनके साथ हम बचपन में खेले, वो इस तरह से सक्सेसफुल हो गए। अगर मैं दोस्ती की बात करूं तो आपकी नजर में अनकंडीशनल लव होना चाहिए दोस्ती में या हर रिश्ते देखिए, में होना चाहिए? देखिए अनकंडीशनल लव या इसका मैं वो नहीं हूं। मेरा ये कहना है कि जिंदगी में जिसके साथ भी आपने वक्त गुजारा है, वो उससे आप संबंध कैसे कट कर सकते हैं? वो होना ही नहीं चाहिए। आज आप भले ही कितने बड़े पद पर पहुंच जाएं, भले ही कितने प्रसिद्ध हो जाएं, पर आपने जीवन में उसके साथ वो जो अनुभव लिया है, जो मेरे दोस्त हैं, जो बताते ना कि कुछ भी कुछ, कोई बैंकिंग में है या कोई कहीं है, तो मेरे को आज भी उनसे वैसे ही बात करने में मजा आता है। और फिर जीवन यही है। इसमें एक गजल ताबिश का एक बड़ा अच्छा शेर है, भोपाल के बड़े शायर हुए हैं वो कहते हैं कि जिंदगी है क्या, बेसिकली जिंदगी को कैसे जिया जाए। तो कहते हैं कि नकर शुमार के हर शय गिनी नहीं जाती, नकर शुमार के हर शय गिनी नहीं जाती, ये जिंदगी है हिसाबों से जी नहीं जाती। यहाँ कैलकुलेशन नहीं होना चाहिए। जहां लाइफ में कैलकुलेशन आ गया कि अब तो मैं बड़ा आदमी हो गया, अब तो ये छोटा सा है, इससे क्या बात करूं मैं, तो ये यहाँ से गड़बड़ शुरू हो जाती है और आपका आनंद चला जाता है। मैं तो अभी भी होती है, हालांकि वक्त नहीं मिलता है, तो मुझे लगता है कि लेकिन वहां जाएं, उस शहर में जाएं, उन शहर की गलियों को देखें। वो नॉस्टैल्जिया नहीं है दरअसल, उस समय आप उसको किस दृष्टि से देखते थे, और आज आप चूंकि एक उस पर पहुंच चुके हैं, तो अब आप उसको कैसा महसूस कर रहे हैं, ये जानना भी आपके लिए एक अनुभव होगा। उन दोस्तों को, उन जगहों को, उन दृश्यों को जी फिर बिल्कुल। से आप उसको जानते हैं, आप कहीं ना कहीं। सर आखिर में 2 सवाल मेरे पास हैं और 2 सवाल के जवाब मैं ज़रूर चाहूंगी कि आप दें। हालांकि हमारा समय आगे चला गया है लेकिन दिल है भरा नहीं अभी। अ, हम चाहेंगे कि थोड़ा और इस कार्यक्रम को लेके चलें। और एक बात और, एक सवाल ये भी है कि प्रसिद्धि एक दिन में नहीं प्राप्त होती है। आप निरंतर कड़ी मेहनत करते हैं, लगन से आप किसी काम के पीछे लगे रहते हैं और कहते हैं ना कि शिद्दत से अगर आप किसी चीज़ के पीछे लगे हो तो ईश्वर भी आपके लिए मदद के लिए रास्ते बनाता है। तो चूँकि आज आपको मिस्टर संजय मेहता के नाम से लोग जानते हैं और आपको धुरंधर मूवी में आपने आपको बहुत लोगों ने देखा, बहुत सारी फ़िल्मों में नोटिस किया। लेकिन संजय मेहता एक दिन में नहीं बना। तो सर जो संघर्ष होता है व्यक्ति का, वो बहुत पुराना होता है और उस संघर्ष तक लोग पहुँच नहीं पाते। चकाचौंध देखते हैं कि आज आप क्या हो, लेकिन उन संघर्ष के दिनों में अगर कोई ऐसी बात जो आप हमारे दर्शकों से साझा करना चाहें, जिससे लगे कि वाक़ई आपने बहुत कड़ी मेहनत की है। मैं चाहूँगी कि छोटी-सी कोई ऐसी बात हमारे दर्शकों से आप साझा करें, उन दिनों की जब आप मेहनत कर रहे थे, लगन से आगे बढ़ रहे थे। देखिए, संघर्ष अगर जीवन में नहीं होगा तो आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं। अब हम अगर उन संघर्षों को, उसको हमको बहुत पॉजिटिव वे में देखना चाहिए। मुझे एक कथा याद आती है, बड़ी सनातन की कथा है कि गौतम ऋषि थे। लंबा ना हो इसलिए मैं इसको शॉर्ट करके सुनाऊं। गौतम ऋषि थे, जो हम जो नासिक के जो ज्योतिर्लिंग की बात आती है, तो उसमें सारे लोगों ने उन्हें कहा कि भाई इनको बदनाम करना चाहिए, तो उन्होंने उन पर कुछ इल्जाम लगा दिए और गौतम ऋषि को वहां से बहिष्कृत करवा दिया और बाहर करा दिया। ठीक है। अब उसके बाद वो तपस्वी तो थे, और उन्होंने तपस्या करना शुरू की, और उनको बड़ा सामाजिक रूप से भी बहिष्कृत किया गया, लेकिन वो अपनी अपनी साधना करते रहे।
कोई उनको अपने यहाँ नहीं बुलाता था, लोग पत्थर मारते थे। बाद में भोलेनाथ प्रकट हुए, शिव शंकर प्रकट हुए और उन्होंने वरदान दिया, बोले जो मांगो मांगना है, और अब मैं जिनने तुमको परेशान किया है मैं उनको नष्ट कर देता हूँ। तो गौतम ऋषि ने कहा कि नहीं प्रभु, उनको कुछ मत करिए आप। तो बोले क्यों, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, उन्हें तुम्हें को कष्ट दिया है इतना। तो उन्होंने कहा उन्हीं के कारण मुझे आज आपके दर्शन हुए हैं, अगर वो नहीं होते तो मुझे आपके दर्शन नहीं होते। तब मैं ये साधना करने लगा। तो मुझे लगता है कि जो संघर्ष होता है वही आपको बनाता है। कि शिव के दर्शन करा दिए उस संघर्ष ने, तो वो ब्राह्मण जो थे वो अगर उन पर लांछन नहीं लगाते, और उसके कारण ही जब भोलेनाथ से वरदान मांगा तो गोदावरी आई वहां पर, गंगा की एक शाखा वहां पहुंच गई। तो ये साधना और फिर उनके दर्शन हो जाना, तो मुझे लगता है कि जीवन में संघर्षों को हमको बहुत आनंद के साथ लेना चाहिए। उसको हमको ऐसा नहीं लेना चाहिए कि हमारे साथ ये कमी हो गई, क्योंकि संघर्ष ही आपको उस रास्ते पर आगे ले जा रहे हैं। ऐसे सबके जीवन में होते हैं। और मुझे लगता है कि वो कई बार जब ऑटोबायोग्राफी हम लिखते हैं तो उनमें उन संघर्षों का जिक्र होता है और आता है। तो वो कई बार, जैसे मैंने कहा ना कि एक समस्या एक बार मेरे सामने आ गई कि अब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तो मैंने सोचा कि चलो आर्मी में भर्ती हो जाता हूँ, सोल्जर बन जाता हूँ। तो वहां गया तो पता लगा कि आज भर्ती बंद कर दी गई है। तो फिर वापस आ गए। फिर मैंने स्टेनोग्राफी सीखना शुरू करी कि चलो अब स्टेनोग्राफर हो जाएंगे। तो पता लगा कि वो भी नहीं बन पाए। तो वापस फिर थिएटर की तरफ आना पड़ा, क्योंकि नियति ने तय कर रखा था तुमको थिएटर ही करना है, तुम कुछ और नहीं कर सकते। तो ये भी एक संघर्ष होता है कि आप उतने समय के लिए आप भटके, तो वो आपको आगे रास्ता, लेकिन उसमें हमको मेहनत भी उतनी ही करनी पड़ेगी, क्योंकि नियति आपको रास्ता दिखा सकती है, लेकिन उस पर चलना आपको पड़ेगा। अगर आप चल सही नहीं रहे हैं और चलने के समय आप चीजों को अगर देख नहीं रहे हैं, तो फिर आप रास्ता भटक भी सकते हैं। और मुझे लगता है कि इसके लिए आपको ईश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहिए, हमेशा धन्यवाद देना चाहिए कि अगर वो जी। रास्ता आपको दे देते। जैसे मुझे पास बहुत सारे बात आए, मैं थिएटर भी कर रहा हूँ, फिल्म भी कर रहा हूँ, एस्ट्रोलॉजी भी कर रहा हूँ, मेरा आश्रम भी है, और ये सब भी कर रहा हूँ। तो ईश्वर ने ये सब दिया है, तो इस पथ पर चलने के परिवार लिए का मुझे भी बहुत कैसे, सहयोग आपको बिल्कुल बिना बिना मिला परिवार के सहयोग के होगा, कुछ हो भी कुछ नहीं कर रहे। सकता है। बिल्कुल, कुछ नहीं, पूरा सहयोग रहता सर, है परिवार आखिरी का। सवाल मेरा इस कार्यक्रम। जी, जी। आखिरी सवाल, आने वाले समय में आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं? क्या कुछ ड्रीम लेकर चल रहे हैं आप कि मुझे क्या मतलब आपको क्या उपलब्धि और चाहिए अपने, नहीं, मुझे क्या उपलब्धियों कुछ से, देखिए अपने मैंने जैसे पहले, कलाकार पैदा करना चाहते हैं रंगमंच के माध्यम से? नहीं मैं वो लगातार काम कर रहा हूँ। मैं काम करने पर विश्वास ज्यादा करता हूँ कि आपको चलते रहना है। जैसे नदी बहती है तो वो कुछ सोच कर नहीं बहती कि उसको आगे क्या करना है। आप नदी की तरह हो जाए, है ना, आप बहते रहें, जो जो रास्ते में आए वैसा वैसा उसके साथ व्यवहार करते चले और संयत व्यवहार करते चलें, और प्रभु को जहां ले जाना होगा, क्योंकि जैसे ही हम सोचते हैं ना कि हमें ये करना है, हमें ये उपलब्धि हासिल करनी है, फिर आप अपनी सनातन परंपरा के खिलाफ हो जाते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया, जयशंकर प्रसाद का ही एक बड़ा संवाद है स्कंदगुप्त नाटक का, वो कहते हैं कि अधिकार सुख कितना मादक और सारहीन है, अपने को नियामक और कर्ता समझने की बलवती इच्छा ही खुद से बेगार कराती है। जैसे ही आप ये तय करते हैं कि आप नियामक हैं, कर्ता हैं, तो आप बेगार करने लग जाते हैं। इसलिए मैं वो बेगार नहीं करना चाहता। प्रकृति मुझे जिस तरह जहां ले जाए वहां मैं चलते जाना चाहता हूँ, उसका आनंद लेना चाहता हूँ। वाह! क्या बात है। बहुत सुंदर, बिल्कुल रिताम्बरा सिंह जी ने लिखा है कि बिल्कुल बहता नदी बने आप, और हम चाहते हैं कि आप इसी तरह बहुत सारी नई-नई, अच्छी-अच्छी फ़िल्मों जो यादगार रहे हमारे जीवन के लिए भी, और हम फ़ख्र से कह सकें कि देखो हमारे किरदार रहे हैं, और हमें भी गर्व की अनुभूति हो रही है आपके साथ बात करके। तमाम सुधी श्रोता दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और जो पहली बार जुड़े हो हमारे जो पेज है, सो ज़रूर पूरी टीम से मैं आपका अभिवादन करती हूँ, बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ हमारे साथ आप जुड़े, इतनी सारी आपने बातें की, अपने जीवन के अनुभवों को हमसे साझा किया। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका। बहुत बहुत धन्यवाद, और ईश्वर का भी धन्यवाद कि नेटवर्क कहीं भी कटा नहीं आपका।
जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं हमेशा दानव कहती हूँ नेटवर्क को, लेकिन आज दानव ने अपना उपद्रव नहीं दिखाया। अंत में गणपत सिंह भदौरिया जी हमारे साथ जुड़े हैं। बहुत-बहुत अभिवादन करती हूँ और आप सभी का दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि पूरे समय आप निरंतर हमारे साथ बने रहे। इस कार्यक्रम को ज़रूर शेयर कीजिएगा और सर मैं फिर से आपका बहुत-बहुत धन्यवाद देती हूँ। अगली बार फिर नए किरदार के साथ आऊँगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ नमस्कार। रात्रि। थैंक यू।